दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ की एग्ज़ाम को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने अपना पहला सब्जेक्ट जो शुरू किया था ज्योग्राफी, वो आपका चल रहा है, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर ली थी। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही हमने कहा कि हम इन्वायरमेंट को लेके चलेंगे, और जिसमें हमने अब तक 4 क्लासें कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिए। आज हमारी क्लास है वो 5वें नंबर की क्लास है। आज हमने जो इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमने बताया था लास्ट वाली क्लास में कि हम जैविक अंतःक्रिया पढ़ेंगे, यानी कि बायोटेक इंटरेक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर इस तरीके से आप यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट की जो क्लास ये चल रही है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और बाकी क्लासेस से जो अपडेशन जो आएंगी वो भी आपको मिलती रहें। यूट्यूब पे जो आपके लिए और कंटेंट बेहतर से बेहतर डाला जाता रहता है, वो भी आपको मिलता रहे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, जिससे क्या है वो भी तैयारी उनकी अच्छी हो सके। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि हम पुरानी क्लासेस में बात किए थे कि हमने जो है बायोटेक इंटरेक्शन की बात करनी है। आज जैविक क्रियाओं की बात करेंगे हम, जैविक अंतःक्रिया क्या होती है, तो उसको लेके हम पहली बात शुरू करने वाले हैं। यहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे किस तरीके से रिलेशन इसमें देखने को मिलता है, इसमें कौन से रिलेशन होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जियो आपकी केमिकल साइकिल होती है वो क्या होती है, तो उस सब के बारे में जानेंगे। तो हमारी पहली जो शुरुआत होगी, हमने बात की थी जैसे, तो उससे हम अपनी बात करेंगे जैविक अंतःक्रिया से। जैविक अंतःक्रिया, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे, ये क्या होती है, यहाँ से अपनी बात को हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं कि बायोटिक इंटरेक्शन या जैविक अंतःक्रिया, जिसको बायोटिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं, तो ये आप बना सकते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। तो यहाँ से हम बात करेंगे। तो पहली बात है, इसमें हम बात शुरू कर लेते हैं कि पहली बात तो ये है क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या है, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि क्यों है, ये भी पता होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अंतःक्रिया के कई प्रकार हो सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्रिया के प्रकार कितने हैं, जो अंतःक्रिया है कई प्रकार की है कि नहीं है। इसके अलावा हम जानेंगे इसके प्रभाव या इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी जीव का किसी जीव पे, तो वो भी जानेंगे। तो ये 4 चीज़ें आप जानने वाले हैं इसमें, कि पहली बात तो ये अंतःक्रिया है क्या, दूसरी बात जानेंगे कि क्यों है, और तीसरी बात इसके प्रकार कितने हैं, और चौथी बात इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहली बात हम जान लेते हैं कि क्या है। तो क्या है, तो जैविक अंतःक्रिया से आप समझ रहे होंगे, जैविक का मतलब जिसमें जीवन है, जैसे जीवन है तो जिसमें जीव हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी हैं, वो अपनी क्रियाएं किस तरीके से कर रहे हैं, या दूसरे जीव के साथ किस तरीके से उसका जो है क्रिया हो रही है, आपस में किस तरीके से वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, जैविक अंतःक्रिया के अंदर आती है। जैसे अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि जब एक जीव क्या करता है, जब एक जीव का किसी दूसरे जीव के साथ जब कोई जो है क्रिया होगी, तो उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, तो वही हम क्या कहते हैं, इसको जैविक अंतःक्रिया कहते हैं। यानी एक जीव का, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक जीव का दूसरे जीव पर, एक जीव का दूसरे जीव पर क्या हो, एक जीव का दूसरे जीव पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है, वही क्या होता है आपका, उसी को हम जैविक अंतःक्रिया कहते हैं। यानी एक जीव जो है, चाहे वो कोई सा भी जीव हो सकता है, चाहे वो पेड़ पौधों की बात कर सकते हैं, जीव जंतुओं की बात कर सकते हैं हम, तो उसका दूसरे जीव पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैविक अंतःक्रिया करते हैं। और जैविक अंतःक्रिया में हम यही समझते हैं कि एक जीव का दूसरे जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लेते हैं ये एक S1 स्पीसीज़ है, यानी कि प्रजाति है, और ये किसी दूसरी प्रजाति S2 से क्रिया कर रही है, या S2 प्रजाति किसी S1 प्रजाति से क्रिया कर रही है। तो ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैविक अंतःक्रिया कहते हैं। इसी को हम जैविक अंतःक्रिया के अंदर जानते हैं। तो पहली बात आप जान लिए कि हमने क्या है, लेकिन क्यों है इसको हम जान लेते हैं। क्यों है कि यानी ये जैविक अंतःक्रिया क्यों होती हैं, तो आपस में क्यों होती हैं, हो सकता है तो वो मान लेते हैं, पहला पॉइंट आवास के लिए हो सकती है,
कि दो जीव हैं आपस में लड़ रहे हैं कि कौन वहाँ पे रह सकता है, उसका आवास किसका आवास होगा। तो एक तो आवास के लिए वहाँ पे लड़ाई होती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। दूसरा हो सकता है कि उनमें अंतःक्रिया जो हो रही है वो भोजन को लेके हो, कि जैसे कोई जीव, दो जीव लड़ रहे हैं मान लो, तो वो भोजन के लिए लड़े। जैसे शेर और चीता में अगर लड़ाई देखेंगे आप, तो भोजन के लिए लड़ाई देखी जाती है कि शेर और चीता एक जगह पे नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे दोनों क्या है, शिकार करते हैं तो एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि वो एक जगह से उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसका शिकार जो है, उसका भोजन जो है कम पड़ जाएगा अगर वो दोनों एक जगह पर रहेंगे तो एक भोजन के लिए लड़ाई होती है। तो ये जैविक अंतःक्रियाएँ भोजन के लिए होती हैं। अब इसमें इस तरीके से भी समझ सकते हैं, भोजन के लिए मतलब शेर और जैसे हिरन है, तो उनमें भोजन के लिए अंतःक्रिया हो रही है कि हिरन अपनी जान बचाता है लेकिन शेर उसको खा रहा है, तो एक तरह से वो भी क्रिया ही है। तो वो शेर क्रिया कर रहा है अपनी, और भोजन हिरन को या जो है बाकी जानवर हैं उनको खा के अपना जो है क्रियाएँ करके भोजन बनाता है। तो एक ये भी है भोजन के लिए। किसी और देखा जाए तो और क्या इसका जो है क्यों ज़रूरी है, अंतःक्रिया क्यों होती है किसी भी जो है इकोसिस्टम में, तो वो हो सकता है सर्वाइवल के लिए हो, सर्वाइवल के लिए हो, यानी अपना जीवन जो है स्थापित करने की बात होती है, सर्वाइवल जीने की बात होती है, तो वो सर्वाइवल के लिए हो सकता है कि एक जीव जो है दूसरे के साथ क्रिया कर रहा है या बाकियों के साथ क्रिया कर रहा है कि वो अपने आप को वहाँ पे बनाए रख सके, इसीलिए भी हो सकता है ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए भी जैविक अंतःक्रियाएँ होती हैं। आप सभी इसमें जानेंगे कि टाइप्स जानेंगे तो उसके हिसाब से हम समझ पाएंगे कि इस तरीके से ये क्यों जैविक अंतःक्रियाएँ होती हैं। इसके अलावा मान लेते हैं कोई अन्य ज़रूरत भी होती हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उस अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी हम अंतःक्रियाएँ करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि क्या है कि एक जीव जब दूसरे जीव के साथ कोई क्रिया करता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है एक दूसरे पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैविक अंतःक्रिया बोलते हैं। पहली बात यहाँ पे समझ पाए थे आप। दूसरी चीज़ क्यों ज़रूरी है, तो आप समझे आवास के लिए, भोजन के लिए, सर्वाइवल के लिए, या कोई और ज़रूरतें जिनके लिए वो आपस में अंतःक्रियाएँ करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं तो उसको जानने के लिए हम इसमें जानेंगे इसके प्रकार, इसके टाइप्स। तो इसके टाइप्स जानेंगे और टाइप्स में देखेंगे कि क्या है इनके बीच में क्रियाएं कौन सी होती हैं, किस तरीके की क्रियाएं होती हैं और कौन सी जो है इसमें क्रियाएं देखी जाती हैं। तो मान लेते हैं हम, तो इसमें बेसिकली क्या है, 3 प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलेंगी आपको, जिसमें पहली आपको सकारात्मक क्रिया देखने को मिलेगी। तो पहली आपको किस तरीके की देखने को मिलेंगी, सकारात्मक, या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं सहजीविता की क्रिया बोला जाता है। सकारात्मक का मतलब समझ रहे हैं कि अगर दो जीव जो है एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं तो उन दोनों को फ़ायदा हो, ऐसी क्रियाएं जो भी होंगी उनको हम कैसी बोलेंगे, तो सकारात्मक कहा जाता है। फिर दूसरी होती हैं विरोधी क्रियाएं, जैसे सकारात्मक होगी तो एक नकारात्मक भी होगी, तो उसी को हम विरोधी प्रक्रियाएं या विरोधी अंतःक्रियाएं बोलते हैं। तो विरोधी एक दूसरी होती है विरोधी अंतःक्रिया, तो इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसको इंग्लिश में कई बार जो नाम आ जाता है तो उसको आप लिख लीजिए, आपका होता है एंटागोनिस्टिक ये क्रियाएं होती हैं, तो वो विरोधी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है दोनों को जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो, एक को नकारात्मक पड़ रहा हो, एक को सकारात्मक पड़ रहा हो, एक को बिल्कुल ना पड़ रहा हो, मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, लेकिन एक को नकारात्मक पड़ रहा हो। तो इस तरीके की क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे इसमें हमने बात की दोनों को प्लस प्लस का मतलब है, मान लेते हैं दोनों को प्रभाव जो है पॉजिटिव पड़ रहा हो, या हो सकता है एक को कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो लेकिन एक को फ़ायदा हो रहा हो। इसमें क्या हो सकता है, 3 कंडीशन ऐसे देखने को मिल सकती है कि दोनों को घाटा हो रहा हो, मतलब दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो। इसमें हो सकता है कि एक को नकारात्मक पड़ रहा हो और एक को पॉजिटिव यानी सकारात्मक पड़ रहा हो। जैसे आप सभी जानते हैं कि हिरन को अगर शेर खा लेता है तो शेर को तो खाना मिल गया, लेकिन हिरन पे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ऐसे ही आपको एक देखने को मिल सकती है कि एक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है लेकिन दूसरे पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी तीसरी प्रक्रिया जो होती है, वो तीसरी जो होती है वो न्यूट्रल टाइप की होती है, जिसमें किसी पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो जो है सब के सब उदासीन रहते हैं, उदासीन यानी न्यूट्रल रहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी का किसी के साथ इंटरेक्शन होता भी है तो प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना जी रहा है, ये अपना जी रहा है, कोई किसी पे प्रभाव नहीं डाल रहा है। और वो भी समझेंगे कैसे चीज़ें होती हैं। जैसे एक भैंस है, एक हाथी है, गिलहरी है तो पक्षी है,
अब इनका किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो वो अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। तो उस टाइप की क्रियाएं कैसी होंगी, तो वो उदासीन होती हैं और वो रेयरेस्ट मिलती हैं। तो इनके बारे में भी जानेंगे। रेयरेस्ट मिलती हैं यानी कि ऐसी क्रियाएं कम ही होती हैं लेकिन होती हैं। तो इसलिए 3 टाइप की क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब एक एक करके हम सबको जान लेते हैं कि किस तरीके से तीनों क्रियाएं होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों में हम पहली जो सकारात्मक पढ़ने वाले हैं वो हम जानेंगे कि जो है आपकी सकारात्मक या सहजीविता वाली जो क्रियाएं होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो हम पहले हेडिंग बना सकते हैं सकारात्मक, या इसी को हमने बोला सहजीविता। अगर आप चाहें तो इसकी इंग्लिश लिख लें, इसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, सिम्बायोटिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं। तो वो आप चाहें तो लिख सकते हैं सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक इंटरेक्शन या रिलेशन इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि सकारात्मक कौन सी क्रियाएं होती हैं। इनमें भी कई डिवीज़न होते हैं, इनमें भी कई प्रकार होते हैं। तो वो प्रकार भी आपको जानने चाहिए। इनके भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो कौन से प्रकार हैं इनके, वो हम जान लेते हैं कि इनके प्रकार कौन से देखने को मिलेंगे आपको। जैसे मैं आपको पहला प्रकार इसका बता दूं कि देखिए, पहली बात मैं आपको समझा दूं कि सारी ये कौन सी क्रियाएं पढ़ेंगे हम जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा होगा या एक को फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन इसमें नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, यानी इसमें आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। तो उसी में हम प्रकार पढ़ेंगे कि कौन से प्रकार इसमें देख सकते हैं आप। तो एक होता है म्यूचुअलिज्म का, जिसमें सहोपकारिता बोलते हैं इसको, सहोपकारिता। क्या बोलते हैं, सहोपकारिता। तो इसको क्या बोलते हैं, सहोपकारिता रिलेशनशिप बोलते हैं, यानी कि आपको सकारात्मक मिलेगा। इसको इंग्लिश में कई बार लिखा आ जाता है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं म्यूचुअलिज्म इसको बोला जाता है। तो म्यूचुअलिज्म होता है यानी म्यूचुअल जो है इसमें क्रियाएं होती हैं, यानी दोनों को इसमें आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। तो हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो इसमें किस तरीके से हम जानने वाले हैं, जैसे इसमें हम जानेंगे कि प्रभाव क्या पड़ता है और उदाहरण क्या है, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। सहोपकारिता में मैं आपको बता दूं, प्रभाव ये है कि दोनों को फ़ायदा होता है। जो दो जीव होंगे उसमें प्रभाव कैसा देखने को मिलेगा, सकारात्मक देखने को मिलेगा, यानी दोनों को फ़ायदा होगा। और दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, तो दोनों के दोनों साथ साथ रहेंगे, यानी जो भी दो जीव हैं एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं वो एक दूसरे के तो साथ ही रहेंगे। दूसरी बात, दोनों को फ़ायदा होगा, एक दूसरे से दोनों को फ़ायदा होगा। अब आप कहेंगे कि यार इसका उदाहरण बता दीजिए, तो उदाहरण हम इसमें बात करें, आपको देखने को कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। आप इसमें पढ़ते समय भी जानते होंगे। जैसे आप जानते हैं एक होता है परागण, इसका परागण या परागकण जो होते हैं, ठीक है, परागकण और फूल का एक रिलेशन होता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको और समझ सकते हैं। जैसे आपने जूजेंथैली कोरल वाला कहानी सुनी होगी, जो कोरल रीफ होती हैं, यानी प्रवाल भित्ति का जो रिलेशनशिप होता है। तो प्रवाल जो होते हैं यानी उनको कोरल बोलते हैं, और कोरल और जूजेंथैली जो एक उसमें शैवाल होता है उसके साथ जो रिलेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जूजेंथैली बोलते हैं। तो जूजेंथैली या जूजेंथली इसको इस तरीके से बोला जाता है, जूजेंथली। ये क्या है, शैवाल है, और ये कोरल है, वो जीव है। तो इन दोनों के बीच में भी कैसा रिलेशन देखने को मिलता है कि ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलता है, या म्यूचुअलिज्म वाला सहोपकारिता का। इसमें क्या होता है कि ये शैवाल है, ये खाना बनाता है और ये इसको खाना देता है, और ये इसके बदले में क्या देता है, तो इसको आवास देता है, रहने के लिए जगह देता है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को सहायता देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जूजेंथैली उसको पोषण प्रदान करता है कोरल को, और ये इसको आवास की व्यवस्थाएं देता है, रहने की व्यवस्था देता है। तो इन दोनों को फ़ायदा एक दूसरे से हो रहा है, इसको इससे फ़ायदा हो रहा है और इसको इससे दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें जो है चीज़ें देख सकते हैं। अब आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा, जो दलहन होती हैं, जो उसके पौधे होते हैं, तो उसकी जड़ों में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम का बैक्टीरिया, आपने सबने पढ़ा होगा। तो वो भी आपको इसमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। दलहन पौधे की जो जड़ें होती हैं, दलहन पौधे की जड़ों में आपने देखा होगा क्या होता है, आपको जड़ों में देखने को कौन सा मिलेगा, तो एक राइजोबियम बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसको जीवाणु बोलते हैं।
तो जीवाणु आपको देखने को मिलता है और दोनों को एक दूसरे से क्रियाएं करते हैं, उससे उसको जो है चीज़ें मिलती हैं और इससे आपको क्या मिलेगा, तो ये मिट्टी में जब रहता है तो मिट्टी के ज़रिए जो नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है तो उस तरीके से इसको मिल जाती है। तो दोनों को एक दूसरे से इसमें फ़ायदा होता है। तो आप 3 एग्जाम्पल से ये समझ पा रहे हैं कि म्यूचुअलिज्म यानी सहोपकारिता का संबंध कैसा है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं। और आप उदाहरण भी समझ पाए कि ज़ूजेनथैली, कोरल, राइजोबियम आपका जो है दलहन के पौधों के साथ और परागकण और फूल के साथ जो रिलेशन होता है तो वो आपका कैसा है, तो म्यूचुअलिज्म का है, सहोपकारिता का है। अब इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जो सकारात्मक सहोपकारिता चल रही है उसमें हम दूसरा देखते हैं। तो एक दूसरा जो होता है उसको प्रोटो कोऑपरेशन बोलते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन यानी इससे आप मतलब समझ ही जाएंगे, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग की बात हो रही है और प्रोटो का मतलब होता है आद्य सहयोग की बात चल रही है। ठीक है, आद्य सहयोग का मतलब है कि दोनों को फ़ायदा तो होगा लेकिन दोनों साथ में रहेंगे नहीं। यानी इसमें क्या था कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था दोनों साथ साथ रह रहे थे, यहाँ पे दोनों साथ साथ रह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रभाव की बात करें, यहाँ पे प्रभाव की बात करें कि इसका आद्य जो आपकी आद्य सहयोग है या प्रोटो कोऑपरेशन है, इसमें प्रभाव क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। यानी प्लस प्लस का मतलब है दोनों को तो फ़ायदा मिलेगा लेकिन दोनों अलग अलग रह सकते हैं। दोनों हो सकता है तो जो है साथ साथ भी रह सकते हैं और दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं। तो इसमें दोनों बातें होंगी, साथ साथ भी रह सकते हैं, साथ साथ भी रह सकते हैं और क्या हो सकता है, और अलग अलग भी रह सकते हैं। तो इसमें बाउंडेशन नहीं है कि अलग अलग भी रह सकते हैं, इसमें दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं। तो बाउंडेशन नहीं कि साथ में ही रहना है। तो इसमें यह है कि एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं लेकिन अलग अलग भी चाहें तो रह सकते हैं। तो इसमें उदाहरण आपको देखने को क्या मिलेंगे, इसमें उदाहरण की बात करें तो आप एक नॉर्मल सा उदाहरण जानते हैं, जैसे मनुष्य और जो कुत्ते का रिलेशन होता है। मनुष्य और कुत्ते का रिलेशन कुछ इसी तरीके का होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ अगर रहते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उससे उसको सुरक्षा मिलती है, इससे उसको सुरक्षा मिलती है, इससे उसको भोजन मिलते रहता है, इसको सुरक्षा मिलती है। तो मनुष्य को कुत्ते से सुरक्षा मिल जाती है, वो जब पालता है उसको, और कुत्ते को इससे भोजन मिलता रहता है, रहने के लिए व्यवस्था मिलती रही। तो दोनों को फ़ायदा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मनुष्य अलग रह रहा है, कुत्ता अलग रह रहा है तो दोनों जी नहीं पाएंगे, दोनों भी रह सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इसमें कि प्रोटो कोऑपरेशन में कि जो है दोनों को एक साथ रहना है। तो इस तरीके का उदाहरण आप समझ सकते हैं। इसमें जो तीसरा हम जो टाइप समझें अगर, तो इसमें तीसरा प्रकार जो होगा इधर हम लेके आ जाते हैं। और तीसरा हम यहाँ से समझ लेते हैं, आप तीनों सीक्वेंस में बना सकते हैं, मैं तो इसमें अलग अलग कर ले रहा हूँ। तो तीसरा आपको देखने को मिलेगा, एक सहभोजिता होती है जिसको कमेंसलिज्म बोलते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में भी लिखिए और हिंदी में भी लिखिए। तो कमेंसलिज्म एक होता है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको सहभोजिता बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है, आप हिंदी से दे रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है। और कमेंसलिज्म भी कई बार वही हिंदी लिख के आ जाता है कमेंसलिज्म, तो ये भी जानना ज़रूरी है। अब इसमें प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें आपको इस रिलेशन में जो दो जीवों के बीच में क्रिया हो रही है उसमें आपको कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर देखने को मिलता है आपको सहभोजिता में, तो एक पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और एक को फ़ायदा होता है। तो इसमें है पॉजिटिव, एक को घाटा नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे को फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें आपको किस तरीके के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे आप सभी जानते होंगे एक शार्क मछली होती है और इसके साथ ही छोटी छोटी जो है जीवाणु या छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जिसको रेमोरो बोलते हैं। तो रेमोरो मछलियाँ जो है छोटी छोटी, या इनके साथ जो है शार्क मछली के साथ जुड़ के क्या करती हैं कि वो लंबी दूरी तय कर लेती हैं और लंबी दूरी तय करके छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं पानी में उनको खाती हैं और उनसे अपना भोजन बनाती हैं। तो एक शार्क पे इस रेमोरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन रेमोरो को क्या मिल रहा है, भोजन मिल जाता है इनके साथ ट्रैवलिंग करने से। तो इसको क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें किस तरीके का रिलेशन है, कमेंसलिज्म यानी सहभोजिता का है, यानी साथ में रह रहे। इसको शार्क को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
तो ये क्या होता है, शार्क मछली, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है शार्क मछली है, शार्क मछली है। अब इनके साथ यहाँ पे ये चिपक के, रेमोरो जो होते हैं यहाँ चिपक के इनके साथ ट्रैवलिंग करते हैं, यहाँ पे चिपक के, जिससे क्या होता है इस बहाव के साथ बढ़ते हैं और इस मछली को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मछली जो है, इस जो आपकी शार्क है वो अपनी चलती जाती है, अपने चलती जाती है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसको, तो वो आगे बढ़ती रहती है। और ये इनको क्या है, पानी में जो भोजन छोटे छोटे जीव जो है पेड़ पौधे होते हैं तो उनको, या जीव छोटे छोटे जीवाणु, तो उनको ये खाती रहती है और अपना भोजन लेते रहती है। तो इसीलिए ये वाला रिलेशन जो है आपका कौन सा है, सहभोज्यता का रिलेशन देखा जाता है। तो इस तरीके से हमने तीनों रिलेशन जान लिए जो सिम्बायोटिक रिलेशन वाले हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, सकारात्मक या सहजीविता हमने बात की। सहजीविता का मतलब था दोनों को फ़ायदा जहाँ जहाँ हो रहा है वो हमने बात की। अब दूसरा टाइप जो हम बात कर लेते हैं, दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने बात की थी एंटागोनिस्टिक की। तो आपके एंटागोनिस्टिक, या जिसको हम विरोधी भी बोल रहे थे, तो कौन सा था, एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, या इसमें हमने इंटरेक्शन की बात की थी। तो कौन सा था, तो विरोधी प्रकार की अंत्यक्रिया जो बोलते हैं। तो विरोधी अंत्यक्रिया जो है किस तरीके की होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमने बात की। अब इसके कुछ एक दो नाम होते हैं तो वो भी आपको जान लेने चाहिए, वो कई बार आपसे पूछ सकता है। तो इसको एंटीबायोसिस भी बोलते हैं, तो ये एंटीबायोसिस भी कहा जाता है, या इसी को कई बार एलोलोपैथी भी कहा जाता है। एलिलोपैथी भी एक दो नाम कई बार क्वेश्चन में आया है हुआ है, तो इसीलिए आपको ये दो नाम भी जानने चाहिए। अब ये क्या होता है, विरोधी अंत्यक्रिया कैसे होती हैं, तो वो भी आपको समझना है। और इसमें भी हम इसके जो है कुछ प्रकार जानेंगे, उसके ज़रिए हम इसको समझने वाले हैं कि किस तरीके से दो जीव जब रिलेशन बनाते हैं तो वो किस तरीके से दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरीके से दोनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या एक को नकारात्मक पड़ता है, एक को सकारात्मक पड़ता है, या एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो हमने जैसे बात की उसको ही हम प्रकारों के रूप में जानेंगे, उसी को हम समझेंगे किस तरीके से इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहला प्रकार हम समझ लेते हैं कि पहला तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा आने वाला है, तो कंपटीशन का आने वाला है। तो कंपटीशन का रिलेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे, वहाँ पे कौन सा क्रिया होगी, तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धी क्रिया होगी या प्रतिस्पर्धात्मक क्रिया होती है। यानी दो जीवों के बीच में कंपटीशन होता है और वो सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। तो दो जीवों के बीच में किस तरीके की लड़ाई होती है कि हम जो है कौन वर्चस्व बना पाएगा, कौन वहाँ पे रुकेगा, वो चीज़ देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जो रिलेशन बनता है, वहाँ पे जो क्रिया होती है दोनों में, तो वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा की होगी। तो इसमें प्रभाव की बात करें, ये दोनों जीव जो क्रिया कर रहे हैं, कोई से भी जीव, जैसे S1 और S2 हम लेके मान के चलते हैं, दो के जीव हैं, और इसमें जो है स्पीसीज, एस का मतलब स्पीसीज यानी प्रजाति, स्पीसीज आप जो है लिख सकते हैं। तो स्पीसीज यानी प्रजाति की बात करते रहते हैं। तो दो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं इस सब में, जितनी भी अभी तक हमने बात की उन सब में S1 और S2 हम जो दो जीव मान के चल रहे हैं जिनके बीच में क्रियाएं हो रही हैं, उन्हीं को लेके हम चीज़ें जान रहे हैं। और पूरा वो इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड में वही चीज़ लागू होती है, सब पे लागू होती है। तो आप उसी के हिसाब से रिलेट कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे हमने पहले वो तीन जान लिए सकारात्मक वाले, अब नकारात्मक हम बात कर रहे हैं कंपटीशन। पहला जो हमारा एंटीबायोसिस, एलिलोपैथी या एंटागोनिस्टिक की बात हम कर रहे हैं, उसमें हमारा पहला है प्रतिस्पर्धात्मक यानी कंपटीशन की हमने बात की। और इसमें हमने बात देखा कि इसमें जो है दोनों को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों जीव जो हैं उन दोनों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दोनों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अब इसमें उदाहरण कौन से देखने को मिलेंगे, जैसे जिससे पता चले कि हाँ दोनों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एक तो उदाहरण आप सभी जानते हैं कि अगर बाघ और चीता एक जगह पे हैं, बाघ और चीता एक जगह पे हैं, तो इन दोनों के बीच में भी कैसा रिलेशन होगा, कंपटीशन का होगा, क्योंकि ये दोनों भोजन के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे पे वर्चस्व बनाने के लिए लड़ेंगे। तो इस तरीके से दोनों पे प्रभाव पड़ता है। और दोनों पे कैसा प्रभाव पड़ता है, तो दोनों पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते हैं, और दोनों जगह पे एक जगह पे पाए जाएंगे तो दोनों के बीच में आपको झगड़ा देखने को मिलेगा। तो इसलिए कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल समझें इसी में, ये मान लेते हैं पहला
ऐसे ही और एक समझें कि एक ओक का पेड़ जानते होंगे आप, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, जो मेडिटेरियन सी होता है उसके आसपास, और एक मैपल होता है। तो इन दोनों के अगर एक जगह पे देखने को मिल रहे हैं तो इनके बीच में भी आपको, पेड़ों के बीच में भी रिलेशन देखने को मिलता है। अब ये कैसे होता है आप समझ पा नहीं रहे हो तो देखें कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके बनाता हूँ कि मान लेते हैं ये 2 पेड़ है, ये मान लेते हैं 2 पेड़ के एग्जांपल ले रहे हैं हम, और ये 2 पेड़ ऐसे हैं, तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। तो मान लेते हैं ये एक जगह पे खड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं, ये मिट्टी और इसकी जड़ें जो हैं इसके अंदर है, तो इनकी जड़ें जो हैं इनके अंदर हैं। तो क्या होता है कि जब इस तरीके के ओक और मैपल टाइप के पेड़ अगर एक जगह पे होते हैं तो मिट्टी का जो न्यूट्रिशन होता है, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन यानी पोषण जो होते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से खींचने लगते हैं। यानी यहाँ पे न्यूट्रिशन अगर ये अकेला रहता तो इसको मिलते, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ कि ये रहता तो इसको मिलते, लेकिन यहाँ पे ये वाला पेड़ भी है तो इसके न्यूट्रिशन यहाँ पे भी कुछ चले जाएंगे और यहाँ भी चले जाएंगे। तो पूरी तरीके से एक दूसरे पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं कि इसको भी नहीं पूरे मिल पा रहे हैं और इसको भी नहीं पूरे मिल पा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है और इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि ये जो कौन सा टाइप का है, तो इसीलिए इसको प्रतिस्पर्धात्मक रिलेशनशिप कहते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक अंतःक्रिया इसको कहते हैं। तो इसमें हम आप ये समझ पाए कि इसमें दोनों पे इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, तो इम्पैक्ट जो है नेगेटिव पड़ता है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की। तो दूसरे प्रकार का जो है इसमें कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो एक प्रीडेशन होता है जिसको बारे में आप सभी जानते होंगे। प्रीडेशन का मतलब होता है इसमें जो है परभक्षण की बात की जाती है। तो परभक्षण एक प्रकार होता है, आपको इसमें एंटागोनिस्टिक में यानी विरोधी जो अंतःक्रिया हो रही है उसमें आपको प्रीडेशन, आपको दूसरा टाइप जो देखने को मिलेगा वो परभक्षण का देखने को मिलता है। और इसमें क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है, इसमें प्रभाव की अगर बात करें तो इसमें प्रभाव आपको कैसा देखने को मिलेगा उसको हम जान लेते हैं। तो इसमें प्रभाव आपको मिलता है, एक को तो फ़ायदा होता है और दूसरे को जो है नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके का जो भी रिलेशन बनेगा जिन जिन जीवों में, परजीवों में, जनजातियों में देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, वो परभक्षण माना जाता है कि अगर एक को फ़ायदा हो रहा हो और दूसरे को कैसा प्रभाव पड़े, जो है नेगेटिव प्रभाव पड़े यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण में देखिए कि अगर एक बाघ है या शेर है और दूसरी तरफ क्या है, हिरण है, तो हिरण है और बाघ है, तो आपको देख सकते हैं कि एक पे तो कैसा पड़ेगा, एक पे नकारात्मक और इस पे क्या है, इसको खाना मिल जाएगा तो इस पे पॉजिटिव। तो इस तरीके के रिलेशन आपको कैसे मिलेंगे, तो परभक्षण यानी प्रीडेशन इसको बोलते हैं। अब इसमें ऐसे ही आप एग्जाम्पल जान सकते हैं, आप कोई भी अगर 2 जीव समझ रहे हैं तो उनके बीच का रिलेशन कैसा होगा वो इन तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। तो अब हम तीसरा प्रकार समझते हैं। तीसरा प्रकार इसमें कौन सा हो सकता है, तो इसमें एक होता है परजीविता का, यानी दूसरे पे जो जीवित रहते हैं, दूसरे पे आश्रित रह के जो जीवित रहते हैं उसको परजीविता बोलते हैं और इसको पैरासिटिज्म बोलते हैं। ये भी कई बार ऐसे ही आ जाता है, तो पैरासिटिज्म या परजीविता इसको कहा जाता है। परजीविता का मतलब आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो इसका मतलब ये होता है परजीविता कि जो दूसरे जीव पर निर्भर रह के अपना जो है जीवन व्यतीत करता है, जो दूसरे जीवों पे अपना जीवन निर्धारित करके चलता है उसको परजीवी बोलते हैं। और वही जो क्रिया होती है उसको परजीविता कहा जाता है कि जो दूसरे से भोजन अपना प्राप्त करे, दूसरे से अपनी चीज़ें ले, उसको हम परजीवी बोलते हैं। तो वो रिलेशन जो होगा वो परजीविता कहलाता है। जैसे इसमें जो प्रभाव पड़ता है, इसमें जो प्रभाव देखे जाते हैं वो ही प्रभाव सेम रहते हैं कि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें किस तरीके के उदाहरण होंगे, चूँकि ये परजीविता का रिलेशन है, परजीवी का रिलेशन है, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि परजीवी कीट देखने को मिलते हैं। परजीवी कीट जो छोटे छोटे होते हैं। और भैंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपने कई बार देखा होगा ये उदाहरण जो है आपको कई बार देखने को मिलेगा कि परजीवी कीट जो होते हैं वो भैंस पर देखने को मिलते हैं आपको। छोटे छोटे कीट, जैसे पक्षी कोई आया
तो पक्षी ने देखते होंगे आपके वो भैंस के शरीर से पता नहीं क्या नोच नोच के खाता है। तो बेसिकली वो परजीवी खाता है, परजीवी जो उस पर कीट छोटे छोटे लगे होते हैं उसी को खाता है। तो उसमें क्या होता है, जो परजीवी भैंस के साथ जुड़े होते हैं वो उसी से भैंस से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, उसी की खाल, उसी के खून से, उसी के मांस से अपने जो है शरीर से उसके खाना प्राप्त करते रहते हैं। तो परजीवी को क्या है, खाना मिल रहा है, भैंस को क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, भैंस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर से मांस निकाला जाता है, कीट जो आपके परजीवी होते हैं वो खाते रहते हैं, उसका खून चूसते रहते हैं, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये प्रक्रिया जो कौन सी होती है, तो परजीविता की होती है। और आपने रिलेशन देखा होगा, परजीवी कीटों को भी कौन खा रहा है, तो पक्षी खा रहा है। उसको वो बात की बात है, वो तो चेन सिस्टम है, तो उसको आप समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि परजीवी किस पे निर्भर है, वो भैंस पे निर्भर है। तो भैंस के शरीर से अपना भोजन ले रहे हैं, तो भैंस पे तो कैसा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको परजीवी में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के रिलेशन इसमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक और प्रकार हम समझ लेते हैं, एक और जान लेते हैं। जैसे उसमें हमने कमेंसलिज्म जाना था, इसमें हम अमेंसलिज्म को जानेंगे। तो इसमें अमेंसलिज्म यानी जो नकारात्मक या विरोधी प्रक्रियाएँ होती हैं, तो इसमें अमेंसलिज्म एक जो है प्रक्रिया होती है, अमेंसलिज्म की प्रक्रिया होती है, और इसको असहभोजिता बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, असहभोजिता। वो सहभोजिता थी और ये कैसी है, तो असहभोजिता है। तो आ लग गया तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हो सकता है। उसमें क्या हो रहा था, एक को फ़ायदा हो रहा था, एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें भी सेम होगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव होता, इसमें नेगेटिव है। इसमें प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा, सहभोजिता में क्या था, सहभोजिता में यानी कमेंसलिज्म में क्या था कि एक को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन दूसरे को पॉजिटिव प्रभाव था। लेकिन अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे को नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण आपको जो देखने को मिलते हैं कि ब्रोकली और एक सांप। तो ब्रोकली और सांप का एक रिलेशन ऐसा होता है जिसमें ब्रोकली को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सांप को जो है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ब्रोकली से जो केमिकल निकलता है उससे सांप को कोई समस्या हो जाती है। मतलब आपको कोई ना कोई समस्या देखने को मिलेगी, सांप को कोई समस्या हो जाती है और इसमें ब्रोकली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही एक उदाहरण आपने देखा होगा कि जो है पेनिसिलिन और जीवाणु का देखने को मिलता है। तो पेनिसिलिन और जीवाणुओं का देखने को मिलता है। पेनिसिलिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीरो रहता है, लेकिन वहीं पे जीवाणु जो होते हैं वो पेनिसिलिन के इंजेक्शन से क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये भी एक उदाहरण होता है जो आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, असहभोजिता, जिसमें एक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, तब वो आपको प्रभाव नेगेटिव देखने को मिलता है। अब हमारा जो तीसरा प्रकार था, जिसको हम तीसरा प्रकार समझ रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, तो हम उस तीसरे को क्या बोल रहे थे, न्यूट्रल बोल रहे थे, यानी उदासीन बोल रहे थे। कैसा, तो उदासीन बोल रहे थे यानी न्यूट्रल बोल रहे थे। तो उदासीन रिलेशन कैसे होते हैं, उदासीन अंतःक्रिया कैसी होती है, वो हम समझ रहे थे उदासीन। और मैंने बताया था कि ये कैसे मिलते हैं, तो ये रेयरेस्ट मिलते हैं। रेयरेस्ट का मतलब बहुत कम ही चांस होते हैं कि ये मिले। इस तरीके के आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो प्रभाव इसमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे पे मतलब कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। नेगेटिव मतलब क्या बोलते हैं, यानी कि उसका कोई जो है प्रभाव नहीं डल रहा है एक दूसरे पे, वो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। तो अब इसमें कैसे उदाहरण हैं जिसको मैंने बताया भी था, लेकिन इसमें कैसे हैं आपको सभी को पता चल जाएगा। जैसे एक भैंस है, इधर कोई हाथी है, एक ही जगह पे मान लेते हैं, या कहीं पे गिलहरी है, या कहीं पे मान लेते हैं कोई पक्षी है। तो इन सब का आप देख रहे हैं कि इनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सब स्वतंत्र तरीके से रह रहे हैं, कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये इस टाइप के रिलेशन जो आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्रिया कैसी है, तो वो आपकी उदासीन क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे आपने समझा अंतःक्रियाएँ क्या होती हैं। यहाँ हमने जाना कि जो आपके जो जैविक अंतःक्रिया है वो क्या है, हमने जाना क्या है, क्यों है, मतलब क्या उससे क्या फ़ायदा मिलता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं अंतःक्रियाएँ, ये हमने जानी थी। फिर हमने प्रकार जाने, जिसमें हमने पहले सकारात्मक प्रभाव जाना, जिसको हमने सहजीविता बोली। फिर विरोधी प्रकार जाने, जिसमें हमने 4 प्रकार की चीज़ें पढ़ी।
फिर हमने उदासीन जाना। सकारात्मक हमने सहोपकारिता समझी यानी म्यूचुअलिज्म। फिर हमने प्रोटो जो आद्य सहयोग यानी प्रोटो कोऑपरेशन समझा। फिर हमने जाना कमेंसलिज्म यानी सहभोज्यता क्या है। फिर हमने इसी तरीके से विरोधी अंतःक्रिया को जाना और इसमें हमने प्रतिस्पर्धात्मकता को जाना यानी कंपटीशन को समझा। प्रेडेशन यानी कि परभक्षण को जाना, इसमें हमने कैसा प्रभाव पड़ता है ये जाना। परजीविता हमने जानी कि कैसी प्रभाव पड़ता है। पैरासिटिज्म क्या है, अमेंसलिज्म क्या है, और फिर हमने न्यूट्रल जाना जो उदासीन है। अब हम आगे जो पढ़ते हैं इसमें जो दूसरा एक मेन टॉपिक इम्पोर्टेंट आता है आपका, वो भी एक आपको जानना चाहिए, जो आपका अब नया चैप्टर एक तरह से शुरू हो सकता है। आप चाहें तो नए तरह से बनाएं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है वो आप जो है नए पेज से बना सकते हैं। भूजैव रसायन चक्र बोलते हैं, भूजैव रसायन चक्र इसको कहा जाता है। तो इनको हम अच्छे से जानेंगे, भूजैव रसायन चक्र क्या है, क्यों होते हैं ये, तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। इसी को हम इंग्लिश में कई बार लिखा आ जाता है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल, बायोजियो केमिकल साइकिल इसको कहा जाता है। बायोजियो केमिकल साइकिल यानी कि आपकी कौन सी क्रिया हो गई, तो भूजैव रसायन चक्र हो गया। भूजैव रसायन चक्र में क्या है, क्यों है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्या क्या जानेंगे हम, जैसे कि ये पहली बात तो क्या है या क्यों है, तो क्यों है या क्या है इसको जानने वाले हम। तो हम इसमें जानेंगे क्यों है या क्या है, ठीक है। इसके बाद हम जो है इसमें प्रकार इसके समझेंगे, यानी प्रमुख चक्र इसको भी या प्रमुख चक्र बोल सकते हैं। तो प्रमुख चक्र कौन से हैं, साइकिल कौन सी हैं, या प्रकार कौन से हैं। फिर इसके साथ ही हम इसका महत्व समझेंगे कि इनके महत्व क्या है। तो ये कुछ बातें अगर इसमें समझ जाते हैं तो ये मान के चलें ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक ना एक बनते रहता है। तो मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या होती है, भूजैव रासायनिक क्रिया या बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम बना के दिखाए थे। तो मैंने इस तरीके से आपके लिए डायग्राम एक बनाया हुआ था जिसमें मैंने बायोस्फीयर की बात की थी, जो जैव मंडल होता है। तो मैंने इस तरीके से बात की थी कि एक मान लेते हैं ये तीनों जगह जहाँ पे कट रही हैं, तो तीनों जगह जहाँ क्रॉस हो रही हैं वही आपका क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जैव मंडल कहा जाता है। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि जैव मंडल क्या है। जैसे मान लो ये वायुमंडल है, तो तीनों मंडल जो होते हैं उनके बीच में तीनों मंडल से बन के जो जगह बनती है, जो एरिया बनता है, जो है एक स्पेयर बनता है, जो मंडल बनता है, वो आपका कौन सा होता है, वो जैव मंडल कहलाता है। ये स्थल मंडल है, ये कौन सा है, स्थल मंडल है, और ये कौन सा है, ये जल मंडल है। तो जैव मंडल में यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों जहाँ मिलते हैं और जहाँ पे ये तीनों कंडीशन पाई जाती हैं, वो सारी जगह क्या होगी, वही आपका वहाँ पे जैव मंडल यानी बायोस्फीयर आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला एरिया पूरा आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या जानने वाली है कि ये सारे जो हैं एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं। ये वाला इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। तो इस तरीके की आपको क्रियाएं एक दूसरे में देखने को मिलती हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे जुड़कर ये वाले क्षेत्र पे जो है यहाँ पे जीवन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो अब जो है आपको बायोजियो केमिकल साइकिल का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसमें जो क्या होता है कि पृथ्वी के जो चारों तरफ का मंडल होते हैं, ये चारों मंडल बन रहे हैं एक तरह से, स्थल, वायु, जल और जैव मंडल। तो इनमें जो ऊर्जा और पदार्थ और पोषक तत्व जो भी होते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि जैसे आपका उत्पादक होता है, उपभोक्ता होते हैं, तो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जिसमें कई 3 प्रकार के उपभोक्ता थे, शाकाहारी, फिर आपको मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, इस तरीके के आपको जो उपभोक्ता मिले थे। तो हमने बात की थी कि ये भोजन बनाते हैं, तो ये अपना भोजन बनाते हैं और ये इन पे निर्भर होते हैं। तो हमने इस तरीके से बात की थी। तो आप इसमें समझते हैं कि इन जो भोजन बना रहे हैं इनके ज़रिए क्या क्या मिलेगा। एक तो ऊर्जा मिलती है इनको,
इनको पोषण मिलता है, ठीक है। बाकी जो जीव जंतु उनको पोषण मिलता है। बाकी जो ज़मीन में पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ, जो अजैविक हमने बात की थी, जो अजैविक तत्व हैं, तो अजैविक जो आपके तत्व होते हैं वो, तो इन सब को जो पोषण है, आपके ऊर्जा है, पदार्थ है, जब इनका जो है स्थानांतरण होता है एक दूसरे में, इसका इसमें चला जाए, इसका इसमें चला जाए, इसका इसमें चला जाए, तो एक दूसरे में जो बीच में जो चारों मंडलों के बीच में जो भी चेंज, जो ट्रांसफ़र हो रहा है इनका, ऊर्जा का, पोषण का, पदार्थ का, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आप जैव रासायनिक चक्र बोलते हैं, यानी भूजैव रसायन चक्र कहा जाता है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ ये वाली चीज़ें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम, जो पोषण चक्र होता है, जो ऊर्जा चक्र होता है, जो आपके जो पोषक तत्व होते हैं, तो उनका जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे आप लिखना चाहें तो एक हेडिंग में आप चाहे लिख सकते हैं क्या है, इसी में आप लिख सकते हैं कि ये क्या है जैव रासायनिक चक्र, इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि जैसे पृथ्वी के जो चारों तरफ का जो वायुमंडल है, जो मंडल है, सॉरी, जो आपके चाहे वायुमंडल हो, जयमंडल हो, स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, तो पृथ्वी के, आप लिखना चाहें तो लिखें कि चारों मंडल जो हैं, पृथ्वी के चारों मंडल के बीच ऊर्जा का, पदार्थ का, और इसके साथ मैंने क्या बताया आपको, जो पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्वों के स्थानांतरण, का मार्ग जो होता है, वही क्या कहलाता है? आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो ये बात आपको समझने वाली है कि जैव भू रासायनिक चक्र है क्या। तो हमने जाना कि जो इनके बीच में, जो चारों मंडल हैं, इनके बीच में ऊर्जा का, पदार्थ का और पोषक तत्वों का जो स्थानांतरण हो रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरे में, तो ये जो साइकिल हमने बनाई थी, जो ये वाली जो साइकिल है कि यहाँ से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, या इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, इसमें जा रहा है, इसमें से इसमें जा रहा है, तो ये चेंजेस जो हो रहे हैं चारों मंडलों में, वही क्या है? आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब जो ये प्रक्रिया होती है जैव भू रासायनिक चक्र की, ये कई प्रकार की इसमें प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, तो इसको हम समझेंगे, उसको हम समझने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में, यानी जो जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आपको जैविक जो है क्रियाएं देखने को मिलेगी, जैविक मिलेगी, भूगर्भिक मिलेगी। तो जैविक, भूगर्भिक एवं कैसी क्रियाएं देखने को मिलेंगी? तो रासायनिक, जैविक, भूगर्भिक, रासायनिक क्रियाएं इनमें शामिल होती हैं। किसमें? इस जैव भू रासायनिक साइकिल में। तो आपकी इस तरीके की क्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं, क्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये बात हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से, जबकि इस प्रक्रिया में जो जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है, उसमें जैविक क्रिया शामिल हैं, भूगर्भिक क्रियाएं शामिल हैं और आपकी रासायनिक क्रियाएं शामिल हैं। तो वो कौन सी हैं और कैसे होती हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो उसमें, उसको समझने के लिए आपको इसके प्रकार जो समझने हैं, यानी इसके प्रमुख जो चक्र हैं, उसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी जैविक है, कौन सी रासायनिक है, कौन सी भूगर्भिक चक्र है। तो चक्र मतलब साइकिल, और कौन से हैं तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें हम 6 साइकिल पढ़ेंगे, 6 चक्र पढ़ेंगे। वो कौन से होंगे? तो एक हम जानेंगे जल चक्र, यानी इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। दूसरा हम जानेंगे आपका ऑक्सीजन चक्र, या ऑक्सीजन साइकिल जिसको बोलते हैं, तो इसको हम समझने वाले हैं। और फिर तीसरी बात हम समझेंगे इसमें, जैसे अगला जो हो सकता है आपका कार्बन चक्र, तो इसको कार्बन चक्र को जानेंगे। फिर हम समझेंगे इसमें नाइट्रोजन चक्र जो होता है, तो नाइट्रोजन चक्र को जानेंगे, नाइट्रोजन साइकिल को जानेंगे। तो नाइट्रोजन चक्र आपका क्या है? और फिर हम 5वां जानेंगे आपका फास्फोरस का एक चक्र होता है, तो फास्फोरस साइकिल कैसे जाती है, फास्फोरस चक्र क्या है, तो वो हम समझने वाले हैं। फिर हम 6वां जानेंगे आपका सल्फ़र का चक्र।
तो सल्फ़र चक्र, सल्फ़र साइकिल हम समझेंगे, फास्फोरस साइकिल समझेंगे, नाइट्रोजन साइकिल समझेंगे, ऐसी कार्बन, ऑक्सीजन और जल की साइकिल को हम समझने पाले। तो इसको समझने से पहले, इन सबको समझने से पहले 2 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं, जो नोट करके भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। जिसको नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी बता रहा हूँ, इसमें नोट में पहला पॉइंट लिख लीजिए कि पहला पॉइंट क्या है कि इस प्रक्रिया में जो भी हम प्रक्रिया पढ़ेंगे, इस प्रक्रिया में आपका जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। पहली बात आपको समझनी है। तो इस प्रक्रिया में क्या है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये आप जानते भी हैं, मैं बस लिखवा दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। एक दिशीय क्या होता है, एक दिशा में चलता है, एक दिशीय होता है। एक दिशा में आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हमने बात की थी कि इस तरीके से 10%, फिर 10%, फिर हमने अगले जो पोषण स्तर आने वाले हैं, ट्रॉपिक लेवल जिनके बारे में जानी थी, तो हर एक पे 10%, फिर ऊर्जा ट्रांसफ़र हो रही थी। तो ये कैसी एक तरफ से एक साइकिल में चलती है, एक दिशा में चलती है इसी तरफ। वो ऐसा नहीं है इधर भी जाए वापस आए, वो सब नहीं चलेगा। वो एक दिशा में चलती है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे आपको ऊर्जा की जो है, ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में देखने को मिलता है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट क्या समझना है आपको इसमें कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशा में होता है, लेकिन जो हमारे पोषक तत्व होंगे, तो पोषक तत्वों का प्रवाह जब जानेंगे तो पोषक तत्वों का जो प्रवाह होगा, पोषक तत्वों का प्रभाव कैसा होगा, तो वो चक्रीय होता है, यानी साइकिल के रूप में होगा। यानी कैसा होगा, साइकिल के रूप में होगा, तो चक्रीय होता है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका जो है पोषण का चक्र होगा वो कैसा होगा, वो चक्रीय होगा। पहली बात समझ गए आप। साइक्लिक होगा मतलब इस तरीके से मूवमेंट करेगा वो, या चाहे ऐसे करे और चाहे वो इस तरीके से करे, वो साइकिल में चलेगा। चाहे वो इस तरीके से जाए या इस तरीके से जाए, वो साइकिल में चलेगा इसी तरीके से या इस तरीके से। तो ये दोनों बात आपको समझनी है कि पोषण साइकिल जो होगी वो आपको चक्रीय देखने को मिलेगी, लेकिन एनर्जी साइकिल जो होगी वो वन डायरेक्शनल यानी यूनी डायरेक्शनल होती है, वो एक दिशी होती है। तो ये बात आपको समझनी है। अब मैं आपको एक डायग्राम से इस बात को समझा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सन को हम बनाते हैं, यानी सन को हम थोड़ा सा रेड वैसा बनाते हैं जैसे कि लगे आपको, हाँ सन, ठीक है। तो वो आप समझिएगा कि जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है। अब सन से जो आप सभी जानते हैं कि रेज़ निकलती हैं, ठीक है, सन से रेज़ निकलती हैं। अब हम कलर चेंज करके समझते हैं। तो अब सन से रेज़ आ रही हैं, मान लेते हैं ये कोई पौधा है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, इसको उत्पादक कहते हैं, आप सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो इसको उत्पादक कहते हैं। यानी ये क्या करेगा, अपना खाना जो बनाएगा, तो वो किस तरीके से बनाएगा, ये कौन सी आ रही है, तो ये सनलाइट आ रही है, यानी सौर ऊर्जा आ रही है। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा। तो आप इसको लिखिए सौर ऊर्जा। तो क्या आ रही है, ये सौर ऊर्जा आ रही है इस पेड़ के पास, और ये पेड़ क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा। खाना बनाने के बाद ये अगले स्तर पर जाता है। इसको कौन खाते हैं, तो इसको हमने पढ़ा था कि प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं इसको। तो कौन खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, जैसे बकरी हो गया, जो खरगोश हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें हिरन हो गया। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं वो इसको लेते हैं। और हमने बात की थी इनमें ट्रांसफ़र एनर्जी का कैसे होगा, तो एनर्जी यानी ऊर्जा का ट्रांसफ़र कैसे होता है, 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा। तो ये दिशा समझनी है आपको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, दिशा समझाना चाह रहा हूँ। तो दिशा पहली यहाँ पे हम इस पे आए, तो इसको 10% ऊर्जा मिली। फिर ये जो है अगला जो है द्वितीयक उपभोक्ता आपको देखने को मिलता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता हम समझेंगे। तो द्वितीयक उपभोक्ता, अभी उससे खाना कौन प्राप्त करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक करेगा। लेकिन इसमें ऊर्जा को जो ट्रांसफ़र होगा वो इस तरीके से जाएगा। तो एनर्जी कैसे जाएगी, वो इस तरीके से जाएगी, वो 10% जाती है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे ही जब तृतीय पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, तो थर्ड पे भी ऊर्जा इसी तरीके से जाएगी, एनर्जी इसी तरीके से जाएगी। तो ये 10% जा रही है। तो क्या देख रहे हैं कि आप जो है वन डायरेक्शन में जा रही है, इसी तरीके से जा रही है एनर्जी, कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं एक ही तरफ से जा रही है, इस तरफ से आगे बढ़ रही है,
इस तरफ से आगे बढ़ रही है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कैसी है डायरेक्शन, ये सिंगल डायरेक्शन है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल है, एक दिशीय है। ऐसे ही लेकिन जब हम न्यूट्रिशन साइकिल की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन साइकिल में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो प्राथमिक उपभोक्ता ख़त्म हो गए, मर गए, तो ये भी मिट्टी जो अपघटक होते हैं, हमने बात पढ़ाया था आपको, अपघटक जो इन सबको जो है जो मर जाते हैं और ये या जो मिट्टी में मिल जाते हैं तो इनको जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हमने बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स जो कार्बनिक मटेरियल होते हैं उनको सिंपल में बदल देते हैं, तो अपघटक आपके बदलते हैं। तो पोषण साइकिल कैसे चक्री होगी? तो पोषण साइकिल चक्री ऐसे, जैसे मान लो प्राथमिक उपभोक्ता मर गए तो अपघटक क्या करेंगे, इसको मार के इसको मिट्टी में मिला देते हैं। इनके जो पोषण होंगे, जो पोषक होगा या पोषण पदार्थ होंगे, वो पोषण पदार्थ को किस में मिलाएंगे, ये मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी में मिलके फिर से ये कहाँ पे जाएंगे, उत्पादक के पास चले जाते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन साइकिल, जो पोषण साइकिल बनती है, वो पोषण साइकिल कैसी दिख रही है आपको? तो पोषण चक्र जो बन रहा है, पोषण साइकिल, वो आपको इस तरीके से साइकिलिक दिख रही है, यानी कि चक्री रूप में दिख रही है। लेकिन अगर ऐसे ही फिर से देखें, जैसे द्वितीय उपभोक्ता मरा, फिर अपघटक इसको खाएंगे और फिर पोषण इनका जो कहाँ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी के जाके फिर उत्पादक के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से भी आपको ये साइकिल, ऐसे हर एक से साइकिल देखने को मिलेगी। तो ये किस तरीके का चक्र दिख रहा है आपको? ये पोषण चक्र कैसा है, चक्री टाइप का है। तो पोषण चक्र कैसा है, आपको कैसा दिख रहा है, चक्री प्रकार का दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसा है पोषण चक्र जो आपको है वो चक्रीय टाइप का देखने को मिलता है। लेकिन ऊर्जा चक्र कैसा है, तो वो कैसा है आप देख पा रहे हैं, ये ऊर्जा चक्र जो है वो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है। ये यूनी डायरेक्शनल है, ये एक दिशीय है। कैसा है, एक दिशीय है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब हम पहली साइकिल समझेंगे इसमें, और पहली साइकिल को हम समझ लेते हैं, जिसको हम जल चक्र, इसको हम क्या से पढ़ रहे हैं, तो जल चक्र के रूप में इसको पढ़ते हैं। वाटर साइकिल कैसे हम पढ़ेंगे, तो इसमें ज़्यादा आप जो है समझने वाली बात नहीं है, आप आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं कि जो है जल चक्र कैसे काम करता है, वो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अब हम जल चक्र समझ लेते हैं, और ये चीज़ें जो आपको समझाई जा रही हैं वो आप समझ जाएंगे तो लिखना या कहीं से पढ़ने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे लिखा नहीं रहे, लिखना आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ें समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करने हैं आपको, लिखना विखना कुछ नहीं है अभी। तो वो आपकी सारी चीज़ें आप इसी तरीके से भी स्ट्रक्चर बना के चीज़ें करते रहते हैं, तब भी ये मान के चलें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम को लेके। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से ही समझनी है। फिर हम जब टेस्ट कराएंगे आपको तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको याद है, कितना स्ट्रक्चर और हम डायग्राम से जो समझे थे वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल था, कितना इम्पोर्टेंट था। तो जल चक्र को हम देखते हैं कि जैसे जल चक्र है, मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र का एरिया है। ऐसे ही हम कई तरीके से इसको समझेंगे। जैसे ये जल है, अब आप सभी जानते हैं कि जैसे सन की जब किरणें पड़ती हैं इन पे, ये सन है और सन की किरणें पड़ती हैं, तो सौर जो किरणें पड़ेंगी इसके साथ क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। जब जो क्या कहते हैं, जब रोशनी पड़ती है, जब ताप जो विकिरण पड़ता है या सोलर इसकी एनर्जी पड़ती है, तो इससे क्या होता है, पानी गर्म होता है और गर्म होके क्या होता है, इसका बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो बाष्पीकरण से पानी जो है जो हवा के साथ जाता है, ह्यूमिडिटी के साथ रूप में जाता है, बाष्प बन के जाता है। तो बाष्प बन के जब जाता है तो जैसे ही ऊपर जाता है और फिर आपको ऊपर जाके क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे टेम्परेचर में क्या होता है, कमी आती जाती है। तो कमी आएगी तो फिर क्या होगा, ये ठंडा होगा और बाष्पीकरण से ठंडा होगा तो ऊपर क्या बनेंगे, ऊपर क्या बनेंगे, बादल बनते हैं। ऊपर क्या बनते हैं, ऊपर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और बादल बनने से क्या होता है, वर्षा होती है। तो वर्षा के बाद क्या होगा, ये बादल हैं और बादल होते हैं, संघनन होता है। संघनन की प्रोसेस हम समझाएं, नहीं तो समझ में आए। संघनन का मतलब है ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे वर्षा होने के पूरी कंडीशन बन जाती है। तो संघनन के बाद क्या है, ड्यू पॉइंट होता है, ओसांक बिंदु होता है, उसके बाद जो है वर्षा शुरू हो जाती है। तो संघनन के बाद क्या होगा, वर्षा शुरू होगी, और वर्षा शुरू होगी। और मान लेते हैं ये पानी के बाद इधर क्या है, ये भूमि का एरिया है, ये क्या है, भूमि है। और ये क्या है, सागर, ये समुद्र का एरिया है। तो सागर या समुद्र का एरिया है, और इधर क्या है, आपकी भूमि है। और मान लेते हैं कि भूमिगत जल कहीं पे भरा हुआ है। भूमिगत जल आप मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भरा हुआ है, नल और जो है किसी भी माध्यम से इसको पानी को निकाला जा रहा है। और पानी ये भी बाष्पीकरण बन के या बाष्पित होके या किसी भी तरीके से बादल में पहुँच रहा है, और यहाँ पे भी बादल बन रहे हैं। तो ये भी बादल बन रहे हैं और बादल बन के क्या है, पानी बरस रहा है।
तो पानी बरस रहा है तो फिर से ये भूमि पे आता है, भूमि पे आता है, वर्षा होती है। तो क्या हो रही है, अब वर्षा हो रही है और वर्षा के रूप में क्या है, पानी ज़मीन पे आ जाता है। तो आप सभी देख रहे हो, फिर ये बहकर इधर आपको चला जाता है या अंदर ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो एक साइकिल बनती है कि इस तरीके से पानी गया और फिर इसे आ गया, फिर गया, फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया। यानी कि पहले वाष्पीकरण हुआ, फिर बादल बने, बादल से वर्षा हुई, वर्षा से फिर से वो ज़मीन पे आ गया, फिर पहले वाष्पीकरण हुआ, फिर बादल बने, फिर संघनन हुआ, वर्षा हुई, वर्षा से नीचे आ गया। तो ये साइकिल कौन सी होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो यही आपका क्या है, जल चक्र कहलाता है। जैसे जैसे चीज़ें होती हैं ऐसे ही इसमें चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं। कि जैसे पहले सूर्य की किरण पड़ी, फिर पानी गर्म हुआ, टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा हुआ, फिर पानी गर्म होकर वाष्पीकरण बन के ऊपर गया। तो वाष्पीकरण से क्या हुआ, पानी ऊपर गया और वाष्पीकरण के बाद ये ऊपर जाता है, संघनन होता है, ठंडा होता है, ठंडा होके क्या होता है, बादल बनते हैं। तो ये बादल बनते हैं, ये बादल बनने के बाद क्या होता है, संघनन होता है और संघनन के बाद क्या होता है, वर्षा होती है, वर्षा होती है और वर्षा बन के क्या होता है, ज़मीन पे आता है ये पानी और फिर ये ज़मीन से क्या होता है, बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। तो ये ओशियन में चला जा रहा है। तो ओशियन में चला गया, समुद्र में चला गया और फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि फिर से सनरेज पड़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाष्पीकरण होगा। तो ये वाष्पीकरण फिर से हो रहा है और वाष्पीकरण के बाद क्या बनेगा, फिर ऊपर फिर बादल बनेंगे, फिर से संघनन, फिर वर्षा। इस तरीके से ये साइकिल चलती है और ये साइकिल कौन सी है, तो यही आपकी वाटर साइकिल है। तो ये आप समझ गए होंगे, आप ये बना लिए होंगे साथ साथ, या बना लें, आप वीडियो रोक के बना सकते हैं वापस करके, तो वो आप बना सकते हैं आराम से। तो मैं ये आपको समझा दिया। अब हम अगली बात जो कर रहे हैं वो हम दूसरी साइकिल पढ़ेंगे, जो हमारी कौन सी होगी, तो हम अपनी जो है अगली जो साइकिल पढ़ने वाले हैं वो ऑक्सीजन साइकिल पढ़ेंगे। तो इसमें हमारी जो दूसरी साइकिल बनने वाली है वो है, ये पहली हो गई और ये हमारी ऑक्सीजन साइकिल हम समझने वाले हैं। तो ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, ऑक्सीजन चक्र में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन चक्र में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन चक्र में क्या क्या आपको समझना चाहिए। ऑक्सीजन साइकिल आप आसानी से समझ गए होंगे, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें जब हम एनवायरनमेंट स्टार्टिंग ही कर रहे थे तभी हमने बताया था, लेकिन इसमें हम फिर से एक समझते हैं कि ये मान लेते हैं पेड़ है, यहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो हमने बताया कि ये अपने जो सन से क्रिया करके क्या करता है, खाना बनाता है। और खाना बना के क्या है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर ऑक्सीजन को कौन लेते हैं, जीव जंतु जो है ग्रहण करते हैं, जो भी जानवर हैं, जो मनुष्य है, वो जीव जो होते हैं वो अपना ग्रहण करते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये CO2 को छोड़ते हैं। तो CO2 को छोड़ते हैं और इस CO2 को कौन ले लेता है, जब अपना ये खाना पेड़ बनाते हैं तो इसी CO2 का इस्तेमाल करके ये भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से कि ये CO2 ले रहे हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे फिर CO2 का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं और फिर एनर्जी के रूप में क्या बनाते हैं, अलग से जो है क्या निकालते हैं। जैसे मैंने एक आपको क्रिया बताई थी कि जैसे मैंने बताया C6H12O6, C6H12O6, फिर मैंने बताया था ये एनर्जी निकालते हैं और फिर मैंने बताया ये ऑक्सीजन निकालते हैं। ऐसे ये क्रिया बताई थी आपको, तो आप सभी जानते होंगे इसको। तो मैंने इसी तरीके से आपको इस तरीके से क्रिया बताई थी, CO2 + H2O। तो इस तरीके से जब क्रिया करते हैं सनलाइट की उसमें उपस्थिति में, और इसमें क्या होता है, सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होता है। तो इसी में जब खाना बनाते हैं तो यही जो O2 है, यही जो निकलती है, इसी को क्या करते हैं, जीव ग्रहण करते हैं, जो जानवर हैं, जो मनुष्य है, वो सब करते हैं। और फिर जो सांस लेने के बाद जो CO2 निकालते हैं, इसी CO2 का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, पेड़ फिर से खाना बनाते हैं। तो ये एक साइकिल जो चलती है, इसी को ऑक्सीजन साइकिल कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। तो यही आपको बात याद रखनी है। ऑक्सीजन साइकिल बस इतनी सी है कि इसमें किस तरीके से काम चल रहा है। अब हम तीसरी जो साइकिल पढ़ने वाले हैं वो हमारी कौन सी होगी, तो वो कार्बन साइकिल पढ़ेंगे हम। तो कार्बन साइकिल को समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से चल रही है, कार्बन चक्र क्या है, कार्बन साइकिल क्या होती है। अब कार्बन चक्र में आपको क्या क्या जानना है तो वो हम समझ लेते हैं। तो कार्बन चक्र को भी आप सब आसानी से समझ जाएंगे। तो इसी से एक रिलेटेड है, ऑक्सीजन चक्र से रिलेटेड है, थोड़ा चेंज है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं। वैसे हम पहले सिंपल समझ लेते हैं। जैसे आप मान लेते हैं ये सन है और इसको जैसे मान लेते हैं यहाँ से जो है सन रेज आ रही हैं और यहाँ पे कोई पेड़ है जो अपना खाना इससे बना रहा है। तो खाना बनाया और फिर इसको क्या चाहिए, CO2 चाहिए।
अपना खाना बनाने के लिए। जैसे मान लेते हैं एटमॉस्फेयर है, यानी कि इसको वायुमंडल बोलते हैं, तो ये वायुमंडल आप लिख लीजिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि हाँ वायुमंडल में क्या है। तो जैसे मान लेते हैं इधर जीव जंतु हैं, इधर जीव जंतु हैं। जैसे जीव जंतु हैं, आप सभी जानते हैं, मनुष्य हो चाहे जंतु हो चाहे जानवर वो जो होते हैं, वो वायुमंडल में क्या करते हैं, अपनी CO2 को छोड़ते हैं, अपनी CO2 को छोड़ते हैं। और फिर क्या कहता है, इसी CO2 को कौन ग्रहण कर रहा है, और इसी को पेड़ पौधे ले रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि पेड़ पौधे क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, और यहाँ से सनलाइट ले रहे हैं, यहाँ से क्या ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं। और सनलाइट के बाद क्या करते हैं, क्लोरोफिल इनमें होता है, तो फिर ये जो है भोजन बनाते हैं, और भोजन के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते हैं। और इसी ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, तो इसी ऑक्सीजन को कौन ले रहे हैं, ये जीव ले लेते हैं। तो एक जो साइकिल इस तरीके से बनी, ये कौन सी साइकिल है, तो इसी को हम कार्बन साइकिल बोलते हैं। अब ये कहेंगे कि ऑक्सीजन की उल्टी साइकिल होगी, तो हाँ ये ऑक्सीजन की उल्टी साइकिल है। ऑक्सीजन में आप इस तरीके से साइकिल देख रहे थे कि ऑक्सीजन जैसे पेड़ पौधों से निकला और इस तरीके से इसमें गया, ऐसे ही इसमें इस तरीके से उल्टा हुआ मामला। तो इस तरीके से साइकिल आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक ये सिंपल तरीके से आप समझ गए, लेकिन और अगर बेहतर तरीके से समझना चाहें तो एक और डायग्राम आप बना सकते हैं, मेरे साथ ही बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे महासागर है, और महासागर अभी आप अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको एक साथ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पेड़ खड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये आपका जो है इधर कोई फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है, तो आप ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाइए। यहाँ पे कुछ मान लेते हैं स्ट्रक्चर हैं, जैसे मान लो यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ उद्योग लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मान लो कि जैसे मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि जो आपकी ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, एक स्ट्रक्चर ऐसे है और यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है ऐसे। तो ये मान लेते हैं ज्वालामुखी से गैस निकली, और ज्वालामुखी, एक सेकेंड, ये ज्वालामुखी से गैस निकली, ज्वालामुखी से गैस निकली, और इसमें क्या है, इसमें शायद कई सारी जो है गैसेस होती हैं, इनमें से ही एक गैस होती है CO2। उद्योग जो चलते हैं, चिमनी चलती है, इन सब से जो काम चलता है, इसमें से भी क्या होता है, इसमें से भी क्या निकलती है, CO2 निकलती है, ठीक है। इस तरीके से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जीव जंतु हैं, ठीक है, तो जीव जंतु भी क्या निकालते हैं, CO2। तो इस तरीके से आप समझिए कि जो है वायुमंडल में किस कहाँ कहाँ से CO2 चली जाती है, निकल जाती है। अब यहाँ पे सागर है, महासागर हैं, और ये पेड़ पौधे हैं। तो ये जो CO2 निकली जीवों से, उद्योग से, मोटर गाड़ी वगैरह, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे मोटर गाड़ी भी लिख सकते हैं यहाँ। तो मोटर गाड़ी वगैरह से भी जो CO2 निकलती है, वो सारी CO2 किधर जा रही है, वो वायुमंडल में जा रही है। तो ये सारी जो CO2 निकल के जा रही है वो वायुमंडल में गई। तो इस जो CO2 को आप सभी जानते होंगे, एक तो पेड़ ग्रहण करेंगे, इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि ये सिंक जो महासागर होते हैं वो CO2 के लिए सिंक होते हैं, यानी इनमें भी CO2 अंदर चली जाती है, पानी में स्टोर हो जाती है। तो एक तरह से CO2 के लिए दो लोग जो हैं ग्रहण करने वाले हैं, और काफ़ी जगह जो ऐसी हैं वहाँ से CO2 निकल रही है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये इतना जो है, ये एक यहाँ से मैं अगर काट दूँ इसको, यहाँ से बस इतना मान के चलिए, ये जीव, उद्योग, ज्वालामुखी, मोटर गाड़ी यहाँ से निकल रहा है, और ये जो पेड़ पौधे, जो महासागर है, ये क्या है, तो ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन सिंक के काम में, मतलब की तरह काम करते हैं, कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो है CO2 को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। महासागर जो हैं स्टोर कर सकते हैं, और CO2 जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, CO2 के इस्तेमाल से अपना खाना बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये खाना बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, यही क्या करते हैं, ऑक्सीजन वापस करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन वापस कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन, पेड़ महासागर से भी ऑक्सीजन आती है, आप सभी जानते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आपको मैंने बताया था फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं,
छोटे छोटे पौधे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, तो ये भी प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। और सबसे पहले दुनिया में जो अगर ऑक्सीजन की पैदा हुई थी ऑक्सीजन, तो वो इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन से होती है। और सबसे ज़्यादा जो भी आज भी वर्तमान में ऑक्सीजन आती है वो भी कहाँ से आती है, तो इन्हीं से आती है। बाकी पेड़ पौधे दूसरे नंबर पे आते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, फाइटोप्लैंक्टन से आती है, समुद्र से आती है, महासागरों से आती है। तो यही ऑक्सीजन जब जाती है, और यही ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है, तो यही जीव ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से जो साइकिल बनती है, इस तरीके से जो साइकिल बनती है उसी को हम कार्बन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किस तरीके से समझ रहे हैं आप कि जहाँ जहाँ से CO2 निकला, फिर पेड़ पौधे और समुद्र ने इसको ग्रहण किया, वहाँ से हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिली। तो इस तरीके से जो साइकिल बनी वो आपकी कौन सी बनी, तो वो आपकी कार्बन साइकिल बन चुकी है। तो इस हिसाब से समझ गए होंगे। अब हम चौथी साइकिल समझ लेते हैं, 4th नंबर की साइकिल समझ लेते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाइट्रोजन साइकिल बोला था। तो ये थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ समझने की ज़रूरत है। इसको भी हम नाइट्रोजन चक्र को अच्छे से समझेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके क्वेश्चन में ऐसी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो पहली बात तो नाइट्रोजन आप सभी जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने % है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। और ये हमारे सांस के साथ हमारे शरीर में जाती है। ठीक है, ये हमारी जो नाइट्रोजन है वो इसका हम सीधा प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन ये कई तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। और इसको प्रयोग में लाने के लिए हम कई रूप में इसको बदलते हैं। जब भी अगर हम कृषि भी कर रहे हैं तो उसको नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते, उसको भी बदलना पड़ता है। और वो बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या एक नाम देते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो ये भी आपको बात समझनी चाहिए कि नाइट्रोजन को कभी सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसको बदल के, उसका रूप बदल के इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग नहीं किया जाता है, नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः क्या कर सकते हैं इसको, इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं दूसरे रूप में। अतः इसे किया जाता है, अतः इसे अगर प्रयोग लायक बनाना है, कैसा बनाना है, प्रयोग के लायक बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रयोग के लायक में इसे, अतः इसे क्या करें, प्रयोग लायक रूप में बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो इसको बदलना पड़ता है प्रयोग के लायक के रूप में, और बदलना पड़ता है तो इसको ही क्या बोलेंगे, इसकी जो प्रक्रिया हो रही है, जो बदलने की प्रक्रिया होती है, उसको, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब ये क्या होती है हम पूरा समझेंगे अभी। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं, स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसको कहा जाता है। अब ये किस तरीके से काम करती है उसको हम समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले कोई जो फिक्सेशन होता है वो किस तरीके से होगा, कैसे कैसे नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन हो सकता है। तो अगर पहले ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि फिक्सेशन कैसे होगा, वो समझ जाएंगे, फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हम पूरी साइकिल समझेंगे किस तरीके से चीज़ें होंगी। जैसे अगर हम इसको नाइट्रोजन को यूजेबल बनाना है, यानी कि उपयोग के लायक बनाना है, तो इसको इस तरीके से हमको अमोनियम के जो आयन होते हैं उनमें बदलना पड़ेगा। अमोनियम के आयनों में बदलना पड़ता है। ये कुछ अमोनियम के आयन हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो इनमें बदलना पड़ता है। ये आप ऐसे ही लिख लीजिए, क्या है ये जो, अमोनियम के आयन नहीं, नाइट्रोजन के आयन है। तो अमोनियम आयन इनको नाम दिया जाता है, अमोनियम आयन में इनको तोड़ दिया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो इसका जो फिक्सेशन होता है वो कई तरीके से हो सकता है। तो फिक्सेशन जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा वो कई तरीके होगा। जैसे एक कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा भी ऐसा हो सकता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो उसको भी हम समझेंगे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो आपके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो कुछ जीव जो होते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा कैसे फिक्सेशन होगा वो भी हम समझेंगे।
तो वो भी हम जानेंगे। ऐसे इसमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसको हम सभी जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम जूजेनथैली बोल रहे थे, जो ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हरित जो है नीला हरित शैवाल भी इसको हिंदी में बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको नीला हरित शैवाल, इसको ये नाम भी हिंदी में बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। और ये क्या करता है? ये फिक्सेशन में मदद करता है। ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन में मदद करता है, उसको तोड़ने में मदद करता है। ये आपको समझना चाहिए। तो किस तरीके से ये बदलता है, कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दलहन के पेड़ों में राइजोबियम होता है, तो वो भी ये काम करता है, वो भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। और वो किस तरीके से करेगा वो भी हम समझेंगे, नाइट्रेट के रूप में करता है। एक होता है एजोटोबैक्टर, तो वो भी हम समझने वाले हैं कि ये सूक्ष्म जीव कुछ एग्जाम्पल हैं जो किस में मदद करते हैं, वो फिक्सेशन में यानी नाइट्रोजन के स्तरीकरण में मदद करते हैं। इसके अलावा और किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, तो वो और किस तरीके से हो सकती हैं, तो दूसरा तरीका हो सकता है, ये पहला हो गया मान लेते हैं। दूसरे तरीका आप समझ सकते हैं कि जो आप बादल में बिजली गर्जना समझते हैं, उससे भी ये कई बार चीज़ें हो जाती हैं, फिक्सेशन होता है। तो एक लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग से भी क्या होता है, ये फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और जो थंडर यानी कि जो बवंडर आता है, थंडर आता है, जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है और थंडर आता है, तो इन सब से दोनों से क्या होता है, तो थंडरिंग से भी क्या होता है और लाइटनिंग से भी क्या होता है, फिक्सेशन हो जाता है। कैसे होगा? जैसे मान लो टेम्परेचर अधिक हो जाता है, टेम्परेचर के अधिक होने पे, ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे की नहीं बात कर रहे हैं, तो प्रेशर भी अधिक होता है। और फिर क्या होता है, इसी से नाइट्रोजन को है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाती है। तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में टूट जाती है, बदल जाती है। तो इसी को हम फिर यूज़ करते हैं नाइट्रोजन के प्रोडक्ट के रूप में, तो उसी साइकिल में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम तरीके से जो मानव होता है वो भी इसको जो है बदल देता है नाइट्रोजन को, बाकी नाइट्रेट के जो आयन होते हैं, अमोनियम आयन होते हैं, तो उन सब में बदल देता है। तो उसको कैसे बदलता है, जैसे कृत्रिम किस तरीके से बदलता है, तो इंडस्ट्री, जैसे आप सभी जानते हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहले यूरिया को भी ऐसे ही बनाया गया था। तो यूरिया भी इसी तरीके से फिक्सेशन से बनाई गई थी, और इसीलिए इसका यूज अब जो है खेतों में देखने को मिलता है। अब हम नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो किस तरीके से ऐसा होता है कि नाइट्रोजन को सीधे ना प्रयोग करके हम किस तरीके से उसको बदल के इसको हम यूज़ करते हैं, या हम जो है नाइट्रोजन साइकिल को किस तरीके से देख पाते हैं, तो वो हम समझने वाले हैं। तो पहली बात कि मान लो वायुमंडल में क्या है, यहाँ पे मैं जैसे जैसे डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, आप भी बनाते जाइए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ये नाइट्रोजन में सबसे पहले क्या है, तो ये नाइट्रोजन में सबसे पहले N2 है, यानी कि नाइट्रोजन है, आप सभी जानते हैं। अब हमको इसको क्या करना है, इसका फिक्सेशन करना है, इसका स्तरीकरण करना है, इसको तोड़ना है, इसको हमको अलग उसको आयनों में तोड़ना है। तो इसको तोड़ा, इसको अमोनियम आयन बनाया। इसको सबसे पहले क्या देखा, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। तो ये आपको बना लीजिए। और ये अमोनियम आयन के बाद जो है किस में सबसे बाद में बदलेगा, मतलब उसके बाद किस में बदलेगा, तो नाइट्राइट्स में बदलेगा। इसका किस में बदलता है, ये नाइट्राइट्स में बदलेगा। तो नाइट्राइट्स में बदलेगा। और इसको बदलेगा कौन, तो यहाँ पे एक जीव होता है, इसको सूक्ष्म जीव जो बोल रहे थे, यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव है, इसको नया जो है अमोनियम आयन से किस में बदलता है, तो अमोनियम आयन से नाइट्रेट्स में बदलता है, इसमें नाइट्राइट्स में बदलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया होता है उसको, तो उसी को हम ये बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है, जिसके ज़रिए क्या होता है, इसको नाइट्राइट्स में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, नाइट्राइट्स। इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो NO2 माइनस के हिसाब से इसको डिनोट किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे हम दलहन में यूज़ करें या किसी और
तरीके से इसका इस्तेमाल जब करते हैं तो वो कौन सा प्रकार होता है, पेड़ पौधे भी अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जीव जंतु भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरीके से जो है पेड़ पौधे किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। इसका जो है जो डिनोट करने का तरीका होता है वो NO3 होता है, NO3- जो होता है वो होता है। तो इसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको समझना है। तो इसके रूप में नाइट्रेट के रूप में बदलने के लिए क्या होता है, तो इसमें भी एक बैक्टीरिया काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो बदलता है उसको नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। और ये बदलता है जीवाणु जो है आपका, सूक्ष्म जीव जो है वो बदलता है नाइट्रेट में और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही जो प्रोसेस चली अमोनियम आयन से लेके और नाइट्रेट तक की कहानी जो चली है, आप इस तरीके से बना सकते हैं दोबारा से कि ये वो आपका एक सेकेंड, ये जो बनी कहानी पूरी, तो वो कौन सी कहानी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण बोलते हैं, या इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसी को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये नाइट्रीकरण बोलते हैं इसको, इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण बोलते हैं। तो ये हो गया नाइट्रीकरण। अब हम समझते हैं कि आगे की प्रोसेस इसमें क्या होती है। तब ये जब इस्तेमाल कर ली जाती है प्लांट्स के ज़रिए, कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको कौन कर रहा है, तो इसको प्लांट यानी कि पेड़ पौधे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर प्लांट्स को इस्तेमाल करके कौन खाता है, एनिमल इसको इस्तेमाल में लेते हैं। तो एनिमल इसमें इस्तेमाल में ले रहे हैं, कौन ले रहा है, इसको एनिमल भी ले रहे हैं। फिर जब ये पेड़ पौधे और एनिमल जब मर जाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये दोनों डेथ हो गए, इनकी दोनों की डेथ हो गई, और डेथ के बाद जो है ये जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं, और मृदा में मिल के इसको क्या है, अपघटक जो है तोड़ देते हैं। आप सभी जानते हैं तोड़ देते हैं। तो जब ये तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जो है जो किस में ये बदल जाते हैं, तो अमोनियम आयन में फिर से बदल जाते हैं, NH4+ में बदल जाते हैं। तो अमोनियम आयन में मिल जाते हैं, इसको बदल जाते हैं। फिर अब अमोनियम आयन में बदल गए तो आगे क्या होता है, तो आगे ये फिर अमोनियम आयन से किस में बदल जाते हैं, तो अपने इसी में बदल जाते हैं, नाइट्रेट में बदल जाते हैं। तो NO3- या किस में बदल जाएंगे, नाइट्राइट्स में बदल जाएंगे। तो ये दोनों में बदल जाते हैं, आगे ये इसमें बदल जाता है, और फिर इससे जो बदलता है आपके नाइट्रोजन में दोबारा से बदलता है। तो इस तरीके से ये दोबारा से जिसमें बदलता है, तो इसके लिए भी एक बैक्टीरिया काम करता है। और ये नाइट्राइट जो नाइट्रोजन में बदलता है, इसको कौन बदलता है, तो इसमें स्यूडोमोनास यानी कि स्यूडोमोनास एक जो है बैक्टीरिया होता है। क्या बोलता है, तो स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है जो इसको किस में बदलता है, तो इसको नाइट्रोजन में फिर से बदल देता है। तो ये आपको किस में बदल देता है, तो नाइट्रोजन में बदल देता है। और ये जो प्रक्रिया हुई, जो प्रोसेस हुई, तो जो आपको आपके नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में जो बदला, तो वो जो बदला ये क्या नाम है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, इसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी आप जान लीजिए, इसको यानी कि आपको नाइट्रिफिकेशन इधर मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको नाइट्रिफिकेशन मैंने यहाँ पे पढ़ाया, नाइट्रीकरण। तो अब इसको जब ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, जब इसको जो नाइट्राइट्स है उसको नाइट्रोजन में बदल रहा है, यानी उल्टा करके उसी में वापस कर रहा है, तो इसीलिए इसको कैसा बोल रहे हैं, तो इसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। तो इसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये तो हो गया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये आपका स्यूडोमोनास तो हो गया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को, जो कि इधर हमने नाइट्रीकरण बोला था, नाइट्रीफिकेशन बोला था, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, तो डीनाइट्रीफिकेशन बोलते हैं। तो नाइट्रीफिकेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रीफिकेशन कहा जाता है। अब मैं पूरी प्रोसेस आपको बता देता हूँ। डीनाइट्रीफिकेशन बोलते हैं, आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, या विनाइट्रीकरण भी बोलते हैं, या डीनाइट्रीफिकेशन ही आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पूरी कहानी समझिए। अब ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये आपने डायग्राम पूरा बना लिया होगा।
तो अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन थी, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है उसके जो है वो आपके किस में था, अमोनियम आयन के रूप में है, आपके अमोनियम आयन के रूप में आया। इसको नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ने नाइट्राइट्स में बदला। नाइट्राइट्स में बदलने के बाद इसको नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया ने किस में बदला, नाइट्रेट में बदला। इस नाइट्रेट का इस्तेमाल किसने किया, पेड़ पौधों ने। पेड़ पौधों ने किया और कुछ पेड़ पौधों को इस्तेमाल करके एनिमल ने यूज़ किया। अब एनिमल मलमूत्र के माध्यम से, मरने के माध्यम से, जब इनकी डेथ हो जाती है या ये मलमूत्र जब करते हैं, ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं मलमूत्र, मलमूत्र। तो मलमूत्र के माध्यम से भी क्या होता है, ये मृदा में मिल जाते हैं और मृदा के बाद ये किस में हो जाते हैं, मृदा में जाने के बाद अपघटक जब इसको तोड़ देते हैं तो अमोनियम आयन में फिर से ये बदल जाते हैं। तो ये क्या है आपका NH4, ये अमोनियम आयन में बदलते हैं। फिर इसके अमोनियम आयन के बाद इसी तरीके की प्रोसेस के बाद ये बैक्टीरिया किस में बदलते हैं, तो इसको जो है जो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स को जब इसको स्यूडोमोनास जो आपका है बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, तो इसी को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोल रहे हैं। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही स्यूडोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है, इसी नाइट्रेट्स को किस में बदल देता है, इसी नाइट्रेट्स को किस में बदलता है, तो नाइट्रोजन में बदल देता है। इसीलिए इसको प्रोसेस को डीनाइट्रीफिकेशन कहते हैं। और जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रहा था, अमोनियम आयन को नाइट्रेट में बदला गया था, अमोनियम आयन को नाइट्रेट में बदला गया था, जिससे क्या होता है, इसी नाइट्रेट को कौन इस्तेमाल करता है, तो पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको आता है कि जो है पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपको याद रखना है कि पेड़ पौधे किस में इस्तेमाल करते हैं, किस रूप में, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रोसेस को जो नाइट्रेट के बनने की प्रक्रिया थी, इसी को हमने नाइट्रीकरण कहा था, नाइट्रीफिकेशन कहा था। और जब ये नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स जो होते हैं, जब ये दोबारा से नाइट्रोजन में बदल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब हम जो आपकी जो अगली साइकिल है उसको समझ लेते हैं। इसको हम अगली साइकिल को समझ लेते हैं। ये आप, मुझे लगता है, उम्मीद है जहाँ तक है समझ गए होंगे। और इसमें जो है इसी को आपको आसानी से समझना था, इसी में थोड़ा सा आपके क्वेश्चन बनते हैं। और अगली जो साइकिल बनेगी वो आपकी कौन सी होगी, तो अगली हम 5वीं साइकिल जो पढ़ने वाले हैं वो आपकी फास्फोरस साइकिल हम समझेंगे। फास्फोरस चक्र क्या है, तो ये आपको समझना है। फास्फोरस चक्र क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसी तरीके से आप समझिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर क्या होता है कि फास्फोरस आपको कहाँ मिलती है, अक्सर कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो फास्फोरस आपको जो है चट्टानों में देखने को मिलती है। फास्फोरस आपको चट्टानों में देखने को मिलती है। तो कहाँ पे होती है, तो चट्टानों में आपको देखने को मिलेगी फास्फोरस। चट्टानों में स्थित होती है, संचित होती है। तो चट्टानों में क्या होती है, संचित होती है। और यही चट्टानें जब टूट जाती हैं, थोड़ी थोड़ी टूटने के बाद, और जब वर्षा होती है, तो वो वर्षा या चट्टानें टूट जाती हैं, अपक्षय होता है इनका। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के बाद ये बहकर कहाँ चली जाती हैं, तो बहकर कहाँ चली जाती हैं, समुद्र में चली जाती हैं, पानी के एरिया में चली जाती हैं। और ये कहाँ जा रही हैं, बह के, तो ये कहाँ जा रही हैं, बह के, तो ये चली जा रही हैं पानी के अंदर। तो ये पानी के अंदर चली जा रही है, ये क्या है, आपकी फास्फोरस है, जिसको pH या जो है बोल सकते हैं, फास्फोरस डिनोट कर सकते हैं। तो ये जा रही है। अब फिर क्या होता है, कब जब यहाँ पे जाते जाते अवसाद के रूप में इकट्ठी हो जाती है। अवसाद के रूप में इकट्ठी होने के बाद फास्फोरस जब जमा हो जाती है, तो कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जब पहाड़ के रूप में, पर्वत के रूप में ये बाहर दिखने लगती है, तो ये इस तरीके से ये दिखने लगती है। तो फिर से क्या होता है, ये फिर से टूटती है और फिर से ये जो है वायुमंडल में चली जाती है। और ये क्या है, एक साइकिल बनती है। ऐसे ही फिर पानी से वाष्पीकरण के ज़रिए या जो है इस तरीके की पर्वतीय पहाड़ बन जाते हैं। तो फिर से इसमें चट्टान शामिल हो जाती है और फिर से वर्षा होती है। तो फिर से वर्षा के रूप में ये टूटने के बाद फिर से ये जो है आपके इसमें मिल जाते हैं वायुमंडल में। तो वर्षा के रूप में फिर से ये वर्षा होती है। तो इस तरीके से एक साइकिल बनती है, इस तरीके से चक्र बनता है, जिसको फास्फोरस साइकिल बोलते हैं। फास्फोरस साइकिल इसको बोला जाता है।
तो ये आपको समझने वाली बात थी कि जैसे यहाँ पे चट्टानों में, ये चट्टानों से टूट के आई, पानी में मिली और पानी से फिर पर्वत के रूप में ये निकली और पर्वत के रूप जमा होता है तो इकट्ठी हो जाती है और फिर से ये जो है बाष्पीकरण के ज़रिए एक साथ मिलके जो है बादलों में जाती है, वायुमंडल में जाती है और फिर से बादल बन के फिर से बरसती है। तो ये साइकिल इस तरीके से एक बनती है, इस तरीके से फास्फोरस साइकिल बनती है। तो ये आपको समझनी है, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन करता भी नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अगली साइकिल भी है जो आपको समझनी चाहिए, जो सल्फ़र साइकिल है। तो सल्फ़र साइकिल किस तरीके से, जिसको सल्फ़र चक्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ़र चक्र बोलते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसको आप जी हाँ अच्छे से लिख लीजिए, एक सेकेंड। तो इसको सल्फ़र साइकिल आपकी किस तरीके से है और कैसे काम करती है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो सल्फ़र आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो इसको आप सभी जानते हैं कि इसमें सल्फ़र में किस तरीके से बनती है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे SO4 होता है, तो जब ये जो है मृदा या प्लांट के ज़रिए क्या होता है, ये पानी से क्रिया करता है तो एक आपको अम्ल बनाता है H2SO4। तो H2SO4 के बारे में हम समझेंगे। जैसे SO2 के साथ जब पानी के साथ ये मिलता है और ये पानी के साथ क्या होता है, H2SO4 बनाता है। तो H2SO4 बनाता है और फिर यही क्या है आपका जो है अम्ल के रूप में काम करता है। तो इसको समझेंगे और इसको आप अगर लिखना चाहें, नहीं तो मैं आपको एक का जो है डायग्राम बनाता हूँ, उसके ज़रिए आप समझिए तो वो आप समझ पाएंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि सल्फ़र आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, कहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे तो आप सभी जानते होंगे, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है वहाँ से भी निकलती है, कोई आपको जो जीवाश्म कोयला वोयला जलाते हैं वहाँ से भी निकलती है, उद्योगों से भी निकलती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं, मैं सबसे इम्पोर्टेंट तरीका कि ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे महासागर होते हैं, तो महासागरीय जो नीतल होते हैं, जो नीतल नीचे का क्षेत्र होता है तो उसको महासागरीय नीतल बोलते हैं। वहाँ पे क्या है, आपको अवसादी चट्टानें देखने को मिलती है। तो सागरी नीतल में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सागरी नीतल में देखने को मिलेंगी या जो है आपकी सल्फ़र आपको यहाँ पे निकलती है। इसके अलावा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको वहाँ से निकलती है, जैसे अवसादी चट्टानें जहाँ होती हैं, अवसादी चट्टानों से हम जो ईंधन निकालते हैं, तो अवसादी चट्टानों से जो ईंधन निकालते हैं, तो ईंधन निकालते हैं अवसादी चट्टानों से जो ईंधन निकालते हैं, और जब इसको जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है, तो जलाने से ये क्या निकलती है, सल्फ़र निकलती है। तो सल्फ़र निकलती है, सागरी नीतल से निकलती है। इसके अलावा कहाँ कहाँ से आपको देखने को मिलती है, तो मैंने बताया कि जैसे आपके जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं वहाँ से निकल रही है, उद्योगों से निकलती है तो वहाँ से निकलती है। मृदा के अवसाद के रूप में जो है मैंने आपको बताया, अवसादी चट्टानों से निकलती है, अवसाद से निकलती है। तो वो मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए बताऊंगा। अभी मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ से सल्फ़र आपको देखने को मिलेगी। तो इन 4 जगह से आपको देखने को मिलेगी, बाकी जगह भी होती हैं तो वहाँ से भी ये सल्फ़र आपको देखने को मिलती है। तो मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सल्फ़र साइकिल है कैसे, चलती कैसे है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। जैसे अवसादों से क्या हो रहा है, अवसाद में जो है SO4 जो है सल्फ़र आपकी स्थापित है, सल्फ़र आपकी स्थापित है अवसादों में चाहे वो सागर नीतल के हों, चाहे अवसादी चट्टानें हों। आप इस तरीके से दोबारा लिखें कि अवसाद में क्या है आपकी SO4 है, स्थापित है। और ये अवसादों के ज़रिए फिर आपको जब ये खनन होता है, जीवाश्म ईंधन के रूप में इसको निकालते हैं और जीवाश्म ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब इसको जलाते हैं उद्योगों में इस्तेमाल करके जलाते हैं तो यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, तो इसी से सल्फ़र गैस निकलती है। ठीक है। फिर अब जब मृदा निकाली जाती है अवसाद से, मृदा के रूप में भी आपको कौन सी देखने को मिलेगी, तो H2S के रूप में सल्फ़र देखने को मिलती है। तो इस तरीके से सल्फ़र जब निकलती है, आपको कई तरीके से ईंधन जला के, मृदा के ज़रिए, और आप सभी जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार वगैरह से ज़रिए जब ये सल्फ़र निकलती है तो ये वायुमंडल में चली जाती है। और वायुमंडल में चली जाती है तो जब बादल होते हैं, जब वर्षा होती है, जब बादल होते हैं, वर्षा होती है, तो ये वर्षा के रूप में जो आप ये है नीचे आते हैं। तो H2S और H2S और ये आपका SO2 जो है वर्षा के रूप में कहाँ आते हैं, वर्षा के साथ में पानी के साथ नीचे गिरते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं और फिर जो है जल में मिल जाते हैं। तो किस में मिल जाते हैं, ये जल में मिल जाते हैं और जल में मिल के फिर से ये ज़मीन पे आते हैं
और ज़मीन पे जल में मिल के और फिर ये अवसादों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक साइकिल इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, एक साइकिल ऐसे देखने को मिलेगी कि अवसादों से निकले मृदा, जीवाश्म ईंधन और बाकी जगह से जो आपकी सल्फ़र गई वो वायुमंडल में गई, बादल बन के वहाँ से बारिश के साथ वो नीचे आई, जिसको अम्लीय वर्षा में भी आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड जो हैं आपके जो हैं इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के जो आपकी SO2 होती है, तो वो सारी क्या है अम्लीय वर्षा करवाती हैं। तो वो भी इसी तरीके के रोल होते हैं, इसी तरीके से SO2 वायुमंडल में होती है, इसी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो यही SO2 और H2S वगैरह जो मिलके क्या बनाते हैं, यही सल्फ़र का मतलब हुआ जो आपकी अम्लीय वर्षा थी, तो यही H2SO4 बनाती हैं, यही H2SO4 बनाती हैं। तो H2SO4 ये अम्लीय वर्षा जब होती है तो वही अम्लीय वर्षा ऐसे होती है, और यही क्या होती है, तो ये अम्लीय वर्षा करवाती है। तो ये अम्लीय वर्षा कैसे करवाती है, मैंने आपको बताया कि जैसे SO2 है और यही पानी के साथ जब क्रिया करता है, पानी के साथ जब क्रिया करता है तो यही H2SO4 बन जाता है, और यही क्या है अर्थ पे आके जब गिरता है तो इसी से हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो जब ये अर्थ पे आता है तो ये अम्लीय वर्षा होती है। तो इस तरीके से आज हमने जो जानी चीज़ें वो हमने सारे साइकिल समझ लिए, सल्फ़र चक्र हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे कार्बन हो, चाहे जल हो, चाहे ऑक्सीजन हो, वो सारी नाइट्रोजन का चक्र हो, वो जाना। आज हमने जैविक अंतःक्रियाएँ समझी, जिसमें सारी हमने अंतःक्रियाएँ जानी थी, चाहे सकारात्मक हो, विरोधी हो, चाहे न्यूट्रल हो, वो हमने समझी। तो ये सारी चीज़ें आपकी आज की क्लास में हो गई हैं। अब हम जो कल की क्लास में समझेंगे, वो कल की क्लास में क्या होगा आपका, वो कल की क्लास में आपकी जो शुरू होने वाला है वो आपको जैव आवर्धन क्या होता है वो हम समझने वाले हैं। जैव आवर्धन क्या होता है, या जैव संकेंद्रण क्या होता है, जैव संकेंद्रण क्या होता है। तो जैव संकेंद्रण, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो जैव संकेंद्रण को बोलते हैं आपका बायो अक्यूमुलेशन। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो बायो एक्यूमुलेशन, इसको जानेंगे क्या होता है, और एक बायो मैग्नीफिकेशन होता है। तो बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये किस तरीके से होती हैं चीज़ें, प्रक्रियाएं क्या हैं, ये सब जानने वाले हैं। यहाँ से हम कल अपनी बात शुरू करेंगे। फिर ये आगे हम जो आपकी क्लास चलाते हैं, अगली 6वीं क्लास होगी, उसमें आप समझिएगा कि 60% आपका इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कल जो है काफ़ी चीज़ें इसमें समझने वाले हैं। तो जैव आवर्धन क्या है, जैव संकेंद्रण क्या है, सुपोषण क्या होता है, इन सबको हम कल समझने वाले हैं। वो सारी प्रक्रियाएँ इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। ये सारी चीज़ें हम कल समझने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जहाँ तक आपने आज जो समझा वो 2 चीज़ें समझी, आप सारे साइकिल समझ पाए, चक्र समझ पाए, किस तरीके से पृथ्वी पे ये चक्र काम करते हैं, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कैसे जल चक्र, कार्बन चक्र काम करते हैं, वो सारे चक्र आप समझ पाए। यानी कि आपने समझा कि भू जैव रासायनिक चक्र क्या होता है, उसमें कितने भू जैव रासायनिक चक्र में क्रियाएं होती हैं। इसके साथ आपने जैविक जो है अंतः क्रियाएँ समझी, उसमें कितने प्रकार समझे, तो वो सारी चीज़ें समझ गए। बाकी चीज़ें हम कल अगली जो है वीडियो में करेंगे। तो वो तब तक के लिए अपनी जो है आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आप जो है UPSC, UPPCS, RO देना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, और इससे जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। यहीं पे हमारा अगर UPSC आप कर रहे हैं तो हमारे PYQ चल रहे हैं, तो PYQ चल रहे हैं UPSC के, वो आप देखिए, उसमें डिटेल डिस्कशन हो रहा है, चीज़ें बताई जा रही हैं कैसे कैसे आप टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम को। अगर आप UPPCS भी दे रहे हैं तब भी आप उस वीडियो को देखिए, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ ठीक है किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वो भी आपको फ़ायदा मिलेगा वहाँ से। तो इस तरीके से आप वहाँ भी चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर BPSC की तैयारी करते हैं आप, तो BPSC को लेके भी हम वहाँ पे कोर्स चला रहे हैं, तो इस चैनल पे आपको ये BPSC के कोर्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ अगर आप में से कोई दिलचस्पी रखता है कि आप पुलिस का दे रहे हैं, या आप जो है RPF का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपकी UP पुलिस हो, आपका RPF हो, इन सब में अभी अगर आप जो है कुछ करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, SI की जो जॉब आई हुई हैं
उनको अगर देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स शुरू हो चुका है जिसमें हमारी पहली क्लास जो शुरू हुई है वहाँ से हमारा ज्योग्राफ़ी की शुरुआत हुई है। ज्योग्राफ़ी कल जो अगली क्लास मिलेगी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी की मिलने वाली है। तो हम एक एक क्लासेस में सारे जो हैं सब्जेक्ट हैं ख़त्म करते चले जा रहे हैं, एक दो क्लास में। वहाँ पे आप जो है जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। यूपी पुलिस वाली क्लास में क्या चल रहा है तो जो है वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करवाया जा रहा है, जिससे अभी टाइम है तो आप आसानी से अच्छे से चीज़ें समझ सकें। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं वहाँ पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स भी कराए जा रहे हैं, जो आपको चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहें। छोटे छोटे डायग्राम के ज़रिए भी चीज़ें बताई जाएंगी। तब तक के लिए इन सब के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और इसको वीडियो को देखते रहिए, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और ये ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।